सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड चैप्टर नंबर 3 का यहाँ पे पार्ट 1 होगा। क्लियर, पार्ट 1 होगा। तो देखिए, अगर मैं आपके चैप्टर 3 की बात करूँ, लॉस ऑफ मोशन की, तो इसमें टोटल कितने मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे? 7 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। एंड ये चैप्टर जो हमारा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक है हमारा फोर्स वाला पोर्शन, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ हम पढ़ेंगे, इम्पल्स, देन मोमेंटम, आपका मोमेंटम हो गया, ये सब चीज़ें होगी, या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस हो गया, ये सब चीज़ें। सो पार्ट 1 हो गया हमारा ये वाला पार्ट, यानी कि जहाँ पे हम फोर्स को पढ़ेंगे या फिर लॉस ऑफ मोशन। पार्ट 2 जो आपका होगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। क्लियर, दोनों पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन को एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को। क्लियर, सो ये रहेगा हमारा पार्ट 1 यहाँ पे। क्लियर, पार्ट 1। नाउ जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग जेके बोर्ड्स क्लास 11 फिजिक्स 2024 वन शॉट्स के कंप्लीट वन शॉट्स। सो हमारा जो टारगेट है इट इज़ 70 आउट ऑफ 70। हमें फुल मार्क्स स्कोर करने यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70। जिस भी टाइप का पेपर आए, कोई भी लेवल रही हमारी, तो चाहे कुछ भी आपसे पूछा जाए, टफ लेवल, सिंपल लेवल, बट हमें टारगेट करना है 70 आउट ऑफ 70। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर, तो आइए वीडियोस को देखिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वो जनरली मैं कभी सब्सक्राइब एंड शेयर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, बट इस साल मैं आपको बोल रहा हूँ आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, आई गारंटी। क्लियर, सो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इस प्ले लिस्ट को खोलिएगा, वहाँ पे आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे। एंड ये जो प्ले लिस्ट थी हमारी, ये लास्ट ईयर की प्ले लिस्ट थी, इसमें भी पूरा कंटेंट था, बट वहाँ पे मेरा टारगेट था ओनली 90%। सो इस बार मैं अपडेट कर रहा हूँ, हमारा टारगेट जो है इट इज़ 100%। अगर 100% हम टारगेट करेंगे, 95% तो कहीं भी नहीं गए। क्लियर, सो एंड जिन बच्चों का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है क्लास 11 का। 10 चैप्टर्स के 10 वीडियोस बने हुए हैं, जाइए वहाँ पे देखिए। क्लियर, सो कंटिन्यू करते हैं अपने यहाँ पे लेक्चर को। नाउ अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बोला लॉस ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, दूसरा फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे पार्ट 2, एंड साथ ही में सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। तो पार्ट 1 में किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। क्लियर, किस टाइप से क्वेश्चन, देखिए इनर्शिया पे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, फोर्स के ऊपर, इम्पल्स के ऊपर, सिंपल न्यूमेरिकल। क्लियर, अच्छा, देन टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सेकंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन, थर्ड लॉ के ऊपर क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर, बट हम वो भी पढ़ेंगे। देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा, देन एप्लीकेशंस, क्लियर, रिक्वायरिंग ऑफ गन, रॉकेट प्रपल्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी चीज़ें इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, बने रहिए लेक्चर में। नाउ स्टार्टिंग द लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास होती क्या है? क्लियर, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास सिंपली एक सिस्टम होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस लगते हैं एक बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं हम उनको अलग से दिखाते हैं, या तो फोर्स हो गए, या फिर रिएक्शंस हो गए, या फिर मोमेंट्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर है, क्लियर, इस सरफेस के ऊपर है, लेट इस बॉडी पे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज़ एफ, एंड अगर इस टाइप का फोर्स है सो मैं इसको कंप्रेशन बोल सकता हूँ। अगर इस टाइप से फोर्स दिखाया जाए सो इट इज़ पुल ऑन ए बॉडी, पुल को हम टेंशन भी बोलते हैं। अगर इस टाइप से फोर्स एरो इंडिकेट इनसाइड हो रहा है सो इट इज़ कंप्रेशन, और या फिर आप इसको पुश बोल सकते हो। क्लियर, नाउ अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे वी नो दैट यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगी, जहाँ पे दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट है आपस में, बट हम फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे दिखाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। क्लियर, देन इस बॉडी का अपना कुछ मैस होगा, उस मैस के कारण क्या होगा, इस बॉडी का वेट होगा। क्लियर, इस बॉडी का वेट होगा, वेट भी एक टाइप का फोर्स है। क्लियर, सो वेट नीचे की ओर लग रहा है, एंड ये जो सरफेस है ये इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन आर। सो इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं आना है क्योंकि ऑलरेडी आपने सीखा हुआ होगा। नाउ अगर मैं लॉस ऑफ मोशन की बात करूं, क्लियर, अगर मैं लॉस ऑफ मोशन की बात करूं, बेसिक डेफिनेशन फोर्स की, फोर्स हमारे पास होता क्या है, फोर्स हमारे पास होता है पुश या फिर पुल। क्लियर, चाहे आप पुल करो या फिर आप पुश करो। क्लियर, अच्छा, बट कंडीशन क्या है, विच ईदर चेंजेस और टेंडर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि अगर बॉडी
रेस्ट में है, सो फोर्स क्या करना चाहता है, इसको मोशन में लाना चाहता है, क्लियर। या फिर अगर बॉडी मोशन में है, फोर्स आप इसको पुल करिए, आप क्या करना चाहते हो, जो फोर्स है आपका ये इसको क्या करना चाहता है, रेस्ट पे लाना चाहता है, क्लियर। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के एक बॉडी पे, क्लियर। क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के एक बॉडी पे, क्लियर। देखिए नाउ जो भी हमारे पास वी नो दैट अगर ये कोई बॉडी है, मैं इस पर फोर्स एफ लगा रहा हूँ, क्लियर, फोर्स एफ लगा रहा हूँ, क्लियर, फोर्स एफ लगा रहा हूँ। अब जो ये फोर्स मेरे पास है, क्लियर, ये फोर्स मेरे पास है, इसके कारण इस बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, इस बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें डिफॉर्मेशन होगी या फिर इसका साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा। ये डिपेंड करता है किन चीज़ों पे, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, किस मैग्नीट्यूड का फोर्स मैं लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। द नेचर ऑफ फोर्स, क्या मैं पुल कर रहा हूँ, क्या मैं पुश कर रहा हूँ, क्या मैं कंप्रेशन दे रहा हूँ, क्या मैं टेंशन दे रहा हूँ बॉडी पे। साथ ही में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, क्लियर, किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, क्लियर, किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। साथ ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो किस हिसाब से है, किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस के अराउंड है। सो दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, क्लियर। सो जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी होते हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, क्लियर। एंड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन हो सकती है बॉडी में, शेप चेंज, साइज चेंज, वो इन पे डिपेंड करेगा, क्लियर, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नाउ अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ फोर्स की, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है न्यूटन, CGS यूनिट डाइन, एंड 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। एंड अगर आपसे पूछा जाए 1 kg ऑफ फोर्स कितना होता है, इट इज़ 9.8 न्यूटन। सो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। एंड जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर नोट्स प्रोवाइड कीजिए, PDF जो आप लिखा रहे हैं, अरे भाई खुद से इतना काम तो कर सकते हो ना आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लो, क्लियर, स्क्रीनशॉट्स लो एंड खुद से आप PDF क्रिएट करो, क्योंकि हमें भी और काम होते हैं, क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, अगर मैं टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करूँ, बेसिकली 2 बेसिक फोर्स हमारे पास हैं यहाँ पे, एक इस कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्लियर। कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि जहाँ पे आपका फोर्स या फिर 2 बॉडीज आपस में क्या आएंगी, कॉन्टैक्ट में आएंगी, क्लियर। यानी कि फोर्स किस कारण डेवलप होगा, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज, क्लियर, ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन। एग्जाम्पल बोलिए कॉन्टैक्ट फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ईयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स यानी कि कंप्रेशन टेंशन, या फिर स्प्रिंग फोर्स। ये सभी फोर्स क्या होते हैं, ये सभी फोर्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्लियर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट के बगैर यहाँ पे बॉडीज़ में फोर्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ोगे आगे जाकर, जहाँ पे हमारे पास कोई मास m1 होगा, कोई मास m2 होगा, एंड इनके बीच क्या होगी, इनके बीच अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, क्लियर। सो इनका देखिए, इनके बीच ना तो कॉन्टैक्ट है ना तो कुछ है, बट इनके बीच सिटल फोर्स लगता है, F=G m1m2/r²। या फिर अपने 12th में जाके आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर, F=K Q1 Q2/r²। 2 चार्जेस हमारे पास होती हैं, Q1 एंड Q2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ोगे। इनके बीच देखिए ये जो चार्जेस हैं कितनी दूरी पे है या फिर डिस्टेंस पे, बट स्टिल इनके बीच फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, इन्हीं को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंट नोट, क्लियर, इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, क्लियर, काफ़ी बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर, एज ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, वीक फोर्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूँ, एंड मेरे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करूँ, क्लियर, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास बेसिकली होते हैं कौन, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इनका रेशियो देखूँ, क्लियर, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना, 1 इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लें, सो अगर बाकी फोर्सेस को यहाँ पे हम कंपेयर करें, इट इज़ 10⁵25, 10⁵36, 10⁵38। फॉर एग्जांपल आपको बोलिए जो स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके बीच का रेशो, आप बोलोगे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है इनका रेशो है 1:10⁻⁴
10⁻38, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10⁻38 टाइम्स एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना ज़्यादा है। सो आप बोलोगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बोलिए वीकेस्ट फोर्स। सो वीकेस्ट फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, जो कि आप अपने क्लास 12th में पढ़ोगे जहाँ मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ फोर्स। अब देखिए सिस्टम ऑफ फोर्स में आपको क्या क्या जानना है। देखिए अब हमारे पास जो फोर्सेस हो सकते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि 3 टाइप के फोर्स हो सकते हैं हमारे पास। क्लियर। एक सिस्टम में कोप्लेनर फोर्स, कोलीनियर फोर्स या फिर कंकरेंट फोर्स। क्लियर। कोप्लेनर फोर्स, कोलीनियर फोर्स, कंकरेंट फोर्स। अगर मैं कोप्लेनर की बात करूं, क्लियर, जैसे हमने कोप्लेनर वेक्टर्स पढ़े थे। क्लियर। कोप्लेनर वेक्टर्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन है एंड अगर ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो देखिए कोप्लेनर फोर्स क्या होंगे, जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, वो फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, क्लियर, उनको हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स। क्लियर। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, इन फोर्सेस को मैं बोलूँगा चाहे इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, बट मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। सो इनको मैं क्या बोलूँगा, कोप्लेनर फोर्स। कोलीनियर फोर्स, कोलीनियर जैसे हमने कोलीनियर वेक्टर्स पढ़े थे वहाँ पे, कोलीनियर फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सिस है ऐसे, क्लियर, एक एक्सिस है ऐसे, क्लियर, एंड इस एक्सिस पे कोई पार्टिकल है, लेट इस पार्टिकल पे F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, क्लियर, F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, F2 फोर्स ऐसे लग रहा है, क्लियर, एंड लेट यहाँ से कोई F3 फोर्स लग रहा है, क्लियर। सो इन फोर्सेस को मैं क्या बोलूँगा, दीज आर कोलीनियर फोर्सेस। क्लियर। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन ए सेम लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशंस भी आपके बोर्ड में पूछी जाती है। नेक्स्ट इज कनकरंट फोर्स। क्लियर। कनकरंट फोर्स। अब जो कनकरंट फोर्स होते हैं वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे मीट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बॉडी है, क्लियर, एंड लेट ये इसका कोई पॉइंट है, एक फोर्स यूं आ रहा है, क्लियर, एक फोर्स हमारे पास यूं आ रहा है, दूसरा फोर्स इस पे यूं लग रहा है, तीसरा फोर्स यूं लग रहा है, चौथा फोर्स यूं लग रहा है। एक ही पॉइंट पे सभी फोर्स मीट कर रहे हैं या फिर एक ही पॉइंट पे सभी फोर्स यहाँ पे ऑकर कर रहे हैं। सो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कनकरंट फोर्स। क्लियर। सो बेसिक 3 फोर्स हमारे पास हैं, कोप्लेनर, कोलीनियर, कनकरंट। अब इनका मिक्सचर होता है, क्लियर, अब इनका मिक्सचर होता है, एंड साथ ही में याद रखिएगा कनकरंट फोर्सेस में और मे नॉट बी कोलीनियर। अब इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन कोप्लेनर कनकरंट, एक तो कोप्लेनर है साथ ही में कनकरंट है। क्लियर। एक तो कोप्लेनर है साथ ही में कनकरंट। कोप्लेनर कनकरंट मतलब देखिए कोप्लेनर क्या हमने देखा, एक ही प्लेन में होंगे, क्लियर, एक ही प्लेन में होंगे। कनकरंट मतलब एक ही पॉइंट पे मीट आउट कर रहे होंगे, क्लियर, एक ही पॉइंट पे मीट आउट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई वर्टिकल प्लेन, क्लियर, इसका ये पॉइंट, सो मेरे पास यहाँ एक ही प्लेन में फोर्स लग रहे हैं एंड साथ ही में कनकरंट। सो प्लेन तो यही है मेरा वर्टिकल प्लेन एंड जो फोर्स लग रहे हैं दे आर कनकरंट। क्लियर। सो ये मेरे पास है यहाँ पे कनकरंट फोर्स। क्लियर। कोप्लेनर इनको मैं बोलूँगा एक तो कोप्लेनर साथ ही में कनकरंट, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं एंड साथ ही में क्या है, कनकरंट। सो कोप्लेनर कनकरंट फोर्स क्या होते हैं, फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, बिल्कुल, यानी कि किसकी डेफिनेशन हुई, कनकरंट की, एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन, किसकी डेफिनेशन हुई, कोप्लेनर की। सिमिलरली कोप्लेनर नॉन कनकरंट। क्लियर। कोप्लेनर एक ही प्लेन में है बट उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करता है, इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर एंड नॉन कनकरंट। सिमिलरली नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरंट एंड नॉन कोप्लेनर नॉन करंट। समझ में आया होगा, बेसिक 3 है आपके पास एंड इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली ये 3 आपको याद रखने हैं एंड इनका कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे। क्लियर। नाउ आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए इस हिसाब से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, क्लियर, किसी भी लेवल का एग्जाम रहे। अच्छा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो, यानी कि आपको क्या जानना है, अगर आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालना है किसी बॉडी पे, आपको क्या पता होना चाहिए, क्लियर, आपको क्या पता होना चाहिए एक फोर्स के बारे में। क्लियर। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन, बिल्कुल ये पता होना चाहिए।
नेचर, फोर्स का नेचर पता होना चाहिए, पॉइंट थ्रू विच इट एक्ट्स, उस पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है आपको, अगर आपको बॉडी पे इफेक्ट निकालना है। सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज कनकरंट फोर्सेस सिस्टम मीन्स कनकरंट। अभी हमने देखा कनकरंट फोर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट के थ्रू लगते हैं या फिर एक ही पॉइंट पे लगते हैं। मैनी फोर्सेस पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। अच्छा, देन द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। क्लियर। फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन एंड आर मीटिंग एट वन पॉइंट। अभी हमने देखा एक ही पॉइंट पे फोर्सेस मीट कर रहे हैं एंड सेम प्लेन पे लग रहे हैं। सो हमारे पास फोर्सेस क्या होंगे, फोर्सेस हमारे पास होंगे कोप्लेनर कनकरंट। क्लियर ना। फोर्स इक्विलिब्रियम। अब फोर्स इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, फोर्स इक्विलिब्रियम सिंपल है। अगर मेरे पास तीन फोर्स हैं F1 F2 F3 या फिर सो ऑन अप टू Fn, क्लियर, आर कनकरंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, सो देयरफॉर इनका जो इक्विलिब्रियम होगा, क्लियर, फॉर एग्जांपल ये है कोई बॉडी, इस पर मेरे पास F1 फोर्स लग रहा है या फिर F2 फोर्स इस पर लग रहा है या फिर इस पर F3 फोर्स लग रहा है, F4 फोर्स लग रहा है। फोर्स इक्विलिब्रियम हम किसको बोलते हैं, अगर इन सभी फोर्सेस का समीशन हमारे पास किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर, इनकी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन अप टू Fn इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम बोलते हैं फोर्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, वही यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेबल होगा इनकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। क्लियर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। एंड वहाँ पे आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन देखी थी, वहाँ पे रिजल्टेंट किनका, फोर्सेस का, उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था। वो हमारे पास होता था वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। 2ab कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली अब अगर हमारे पास किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना होगा Fr या फिर आप F ही कह लो, आपकी मर्जी, और F ही कह लो, एंड लेट फोर्स F1 मेरे पास है, फोर्स F2 मेरे पास है। सो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस हिसाब से लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। F1 प्लस F2 प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। इस हिसाब से अब लिखेंगे हम। क्लियर। अब यू ऑल नो दैट आपके पास कंडीशन है, अगर आपके पास थीटा जीरो होगा यानी कि फोर्सेस क्या हैं, फोर्सेस पैरेलल हैं। क्लियर। F1 F2 पैरेलल हैं। सो इस कंडीशन में हमने देखा था जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकलता था वो निकलता A प्लस बी। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलेगा, सिमिलरली F1 प्लस F2। अब अगर फोर्सेस 90 डिग्री पे है यानी कि परपेंडिकुलर हैं, क्लियर, परपेंडिकुलर हैं, एक फोर्स ऐसे दूसरा फोर्स ऐसे। सो इस कंडीशन में अगर आपको याद होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर निकल रहा था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे निकलेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आई होप आपको ये ऑलरेडी वहाँ पे समझ में आया होगा, यही आपको अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसी हिसाब से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके बोर्ड में अगर टफ क्वेश्चन आए। क्लियर। अगर टफ क्वेश्चन आए, क्योंकि फोर्स पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं। क्लियर। अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। सो ये एक बॉडी मेरे पास है, लेट, एंड इस बॉडी पे लेट इस हिसाब से एक फोर्स ऐसे लग रहा है कितना, 3 न्यूटन का, एंड दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है कितना, 4 न्यूटन का। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, सो वी नो दैट रिजल्टेंट इनके बीच लाई करेगा कहीं पे। सो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहा हूँ, अच्छा, थीटा कितना एक्ट क्या कर रहे हैं, फोर्सेस परपेंडिकुलरली, देयरफॉर थीटा हमारा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। क्लियर। आई कैन राइट जो Fr होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड Fr या फिर Fr ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो सिंपल न्यूमेरिकल है। क्लियर। शायद मैंने आपको इसके रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो ये बनेगा हमारा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 16 बना, ये 9 बना। सो ये हमारा बनेगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 कितना हमारा 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन आपका आंसर रहेगा। क्लियर। 5 न्यूटन आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेमीज थ्योरम। क्लियर। बात करेंगे लेमीज थ्योरम की, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, किन में, न्यूमेरिकल्स में। अब लेमीज थ्योरम क्या कहती है, सिंपल भाषा में लेमीज थ्योरम कहती है अगर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं कोप्लेनर एंड कंकरेंट एक्टिंग एट ए पॉइंट, क्लियर, आर एक्टिंग एट a point B in equilibrium, the each force is proportional to the sine of angle between the other two force. क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है फोर्स A यहाँ पे, क्लियर, ये है फोर्स A यहाँ पे, एंड ये
फोर्स भी यहाँ पे। सो हमने देखा था इन फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ हमें यूँ मिलेगा, क्लियर। एंड लेट ये मेरे पास है फोर्स आर, क्लियर, ये मेरे पास है फोर्स आर, देयरफॉर। अच्छा, सिमिलरली देखिए, अगर मेरे पास ये जो एंगल है, क्लियर, ये जो एंगल मेरे पास है बिटवीन आर एंड बी, दिस इज़ अल्फ़ा, क्लियर, दिस इज़ अल्फ़ा। एंड मेरे पास जो एंगल है बिटवीन ए एंड आर, दिस इज़ बीटा कह लो आप, क्लियर, इसको बीटा कह लो। एंड बिटवीन ए एंड बी मेरे पास जो एंगल है इट इज़ गामा। सो देखिए, लेमीज़ थ्योरम शॉर्ट में क्या कहती है? लेमीज़ थ्योरम बोलती है ए यानी कि ए फोर्स अपॉन साइन अल्फ़ा, ए फोर्स का जितना वैल्यू होगा वो लगाओगे आप। सिमिलरली बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। सो इस हिसाब से आप लेमीज़ थ्योरम को निकाल सकते हो, क्लियर। एंड अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, अगर आपको फोर्स ए गिवन है, सो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, क्लियर। ये हमारे पास है लेमीज़ थ्योरम, क्लियर, ये हमारे पास है लेमीज़ थ्योरम। न्यूमेरिकल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया की, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया हमारे पास क्या होती है? इनएबिलिटी, क्लियर, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, सो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक ना आप इसको एक्सटर्नल फोर्स दो। एंड वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये अपनी स्टेट में रहना चाहती है, ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया, क्लियर। अब जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी आपको दिख रही है, लेट इस बॉडी का मास है हमारे पास 10 kg। एंड ये बॉडी जो आपको दिख रही है, लेट इसका मास हमारे पास है 100 kg। देयरफॉर जो इनर्शिया आई हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे सिंपली आई लिखूंगा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास ज़्यादा होगा बॉडी का, उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। यू ऑल नो दैट, क्लियर। सो जितनी बॉडी ज़्यादा हैवियर होगी, उतना इनर्शिया बॉडी का ज़्यादा होगा, क्लियर। एंड उतना वो अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगी। अगर यूनिट की बात करें, जो यूनिट है इनर्शिया का, देयरफॉर यूनिट क्या होगा? kg, क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट, यूनिट क्या होगा? kg। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्लियर, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, क्लियर। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे? क्लियर, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल, ये आपने देखा होगा अपनी क्लास 9th में ही, एक कॉइन हमारे पास होती है। एंड अगर आप इस कॉइन के नीचे पेपर रखते हो, फिर ये गिलास है, क्योंकि कॉइन हमारे पास रेस्ट में होती है, जब आप यहाँ से इस पेपर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, सो जो कॉइन होती है वो नीचे गिरती है। क्यों? वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार में स्टैंडिंग हो एंड कार सडनली आगे जाए, सो आप किधर की ओर फॉल करते हो? आप पीछे की ओर फॉल करते हो। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट पे ही रहना चाहते हो, क्लियर। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ कार सडनली मूव्स, पैसेंजर सिटिंग इन द कार फॉल बैकवर्ड, क्लियर। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब आप मोशन में ही हो, आप मोशन में ही रहना चाहते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल, व्हेन कार सडनली स्टॉप्स, क्लियर। आप गाड़ी में हो, इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है? सीट बेल्ट पहनिए। आप गाड़ी में हो क्योंकि आप भी मोशन में हो, जब सडन ब्रेक लगती है, सो आप क्या करते हो? आप आगे की ओर आ जाते हो, क्लियर। क्यों? क्योंकि आप मोशन में हो, आप मोशन में ही रहना चाहते हो। देन नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास टायर होते हैं, टायर, वी नो दैट टायर में हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी यूँ लगती है किसी भी पॉइंट पे। एंड वी नो दैट जब कोई मड वगैरह उड़ती है, वो मड भी टेंजेंशियली ही उड़ती है, क्लियर। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारे पास। नेक्स्ट इज यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही इनर्शिया के बारे में कहता है, क्लियर। ये डिफाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को। क्या कहता है? एक बॉडी क्या चाहती है? एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी, या फिर एक बॉडी अगर मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक ना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर एक बॉडी मोशन में है, ये रेस्ट मोशन में ही रहना चाहेगी तब तक जब तक ना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसको हम साथ ही में लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, क्लियर। लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, क्लियर। एंड किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, इनर्शिया को, क्लियर। देन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जब हम एप्पल ट्री को शेक करते हैं, इसकी ब्रांच को शेक करते हैं, जो एप्पल्स होते हैं वो फेल डाउन करते हैं नीचे। या फिर अगर एक मैन जंप करता है फ्रॉम मूविंग कार, वो नीचे की ओर गिरता है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर व्हेन अ कार सडनली स्टॉप्स, द पैसेंजर्स इन द कार फेल फॉरवर्ड, क्लियर, वो आगे की ओर गिरते हैं। सो दिस इज
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर, अच्छे से ध्यान रखेंगे आप इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अच्छा एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे मोमेंटम की। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मोमेंटम की। देखिए मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, इट इज सिंपली प्रोडक्ट किसका, मैस इंटू वेलोसिटी का। मोमेंटम हमारे पास होता है P इज इक्वल टू mv, यानी कि प्रोडक्ट किसका, मैस इंटू वेलोसिटी का, किसी भी बॉडी का। क्लियर, देयरफॉर हायर द मैस हायर विल बी मोमेंटम। क्लियर, जितना मैस ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इट इज़ ईजी टू, अगर आपके पास एक आल्टो कार होगी या फिर कोई भी कार होगी, स्मॉलर कार, इट इज़ ईजियर, आप उसको क्या दे सकते हो, धक्का यहाँ पे। एंड अगर आप एक ट्रक को लो, क्लियर, सो इसमें आपको 8-10 बंदे रिक्वायर होंगे इसको यहाँ पे धक्का देने के लिए। क्लियर, या फिर इसको हिलाने के लिए। देन हायर दी वेलोसिटी हायर विल बी मोमेंटम, अगेन जितनी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर, फॉर एग्जांपल मे बी आप अगर क्रिकेट की नॉलेज रखते हो, ये है मिचेल स्टार्क एंड लेट ये बॉल करते हैं 150 किलोमीटर पर आवर से, एंड ये एक बॉलर हमारे पास हैं, ये बॉल करते हैं 125 किलोमीटर पर आवर से। सो अगर आपको दोनों में से एक की बॉल लगेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दोनों में से एक की बॉल लगेगी, आप कहाँ से ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, या फिर आप किसकी बॉल से ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, आप इसकी बॉल से ज़्यादा हर्ट हो जाओगे जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उस बॉल के पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर, उस बॉल के पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, मोमेंटम हमारे पास होता है mv, m हमारा kg, v हमारा मीटर पर सेकंड, यानी कि kg मीटर पर सेकंड। अगेन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, इम्पल्स इज सिंपली फोर्स इनटू टाइम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। यानी कि एक बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी, इस पे यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड कितने टाइम तक इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है इम्पल्स को। यानी कि इम्पल्स जो हमारा होता है इट इज़ फोर्स इनटू टाइम, या फिर इम्पल्स हमारा जो होता है इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी कि इम्पल्स जो हमारा होता है इट इज़ फोर्स इनटू टाइम, और आई कैन राइट इट एज इट इज़ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। सो ये भी आप रख सकते हो किसके लिए, इम्पल्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस पे भी आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट की, यूनिट क्या बनेगा, फोर्स इनटू टाइम, यानी कि न्यूटन सेकंड, या फिर केजी मीटर पर सेकंड, या फिर केजी मीटर पर सेकंड। देयरफॉर इम्पल्स एंड मोमेंटम काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आता है, आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर, इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स, किन दो क्वांटिटीज़ के सेम यूनिट होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो इम्पल्स एंड मोमेंटम ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में देखा था, इनके क्या होते हैं, सेम यूनिट्स। क्लियर, सेम यूनिट एंड डायमेंशन। नाउ एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। देखिए एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। सो हमने देखा इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इनटू टाइम, एंड लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको मैकेनिक्स में, क्लियर, या फिर काइनेमेटिक्स में ग्राफ सिखाए थे, वहाँ पे मैंने आपको बोला था यार हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास A इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। क्लियर, जो A क्वांटिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इन दो के एरिया से, अगर हमें ग्राफिकल ट्रीटमेंट करना है। क्लियर, सिमिलरली इम्पल्स हमारा है फोर्स इनटू टाइम। देयरफॉर अगर मेरे पास एक तरफ से फोर्स गिवन है, दूसरे साइड से टाइम गिवन है, मुझे बोलेंगे आप इम्पल्स निकालिए। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, लेट मेरे पास इक्वेशन ऐसे है, या फिर मेरे पास ग्राफ ऐसे बना हुआ है। सो मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो निकालूंगा। सो यहाँ पे मेरी ट्रायंगल बन रही है, सो ये जो एरिया होगा, सो मैं लिखूँगा एरिया अंडर किसके, फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर FT ग्राफ मुझे क्या देगा, इज इक्वल टू इम्पल्स। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यूनिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स हमारा किसके बराबर, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड। अगर आप यहाँ पे एरिया निकालोगे इस ट्रायंगल का, एरिया क्या निकलेगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या होगा, टाइम, सो वो होगा 1/2 ऑफ टाइम इंटू हाइट, कितना हाइट यहाँ पे जितना फोर्स होगा, सो 1/2 ऑफ टी इंटू एफ। सो 1/2 ऑफ कॉन्स्टेंट हमारा, टाइम के लिए यूनिट हमारा सेकंड, फोर्स के लिए यूनिट हमारा न्यूटन। सो न्यूटन सेकंड और न्यूटन इंटू सेकंड हमारा निकला। सो यूनिट ऐसे आप चेक कर सकते हो। बेसिकली ये आप याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट।
दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स। क्लियर, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इम्पल्स। क्लियर। नाउ देखिए इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। क्लियर, अगर आपसे किसी भी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इससे ज़्यादा आपके बोर्ड में कभी भी नहीं हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको कराऊंगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोल रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर, द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड इज। सो देखिए, सो आपको बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। बट वी नो दैट इम्पल्स जो हमारे पास होता है इट इज़ फोर्स इनटू टाइम। एंड अभी हमने देखा इम्पल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। सो वी नो दैट फोर्स हमारे पास गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है। क्या हम इम्पल्स को निकालेंगे? सो इस ग्राफ का टोटल एरिया, इस ग्राफ का टोटल एरिया, इस ग्राफ का टोटल एरिया हमें क्या देगा? इस ग्राफ का टोटल एरिया हमें इम्पल्स देगा। सो वी नो दैट, अभी हमने देखा क्लियर, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस इम्पल्स। अगर इम्पल्स निकला सो वही हुआ ना चेंज इन मोमेंटम। सो निकालिए एरिया इस ग्राफ के अंदर, निकालिए एरिया। ग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। देखिए ये कोऑर्डिनेट हमारा 6 यहाँ पे, ये 0, ये 2, ये 4, ये 8। सो आपको पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, फिर इस पोर्शन का एरिया निकालना होगा, फिर इस पोर्शन का। बट ये जो आपको दिस इज एरिया 1, इसको मैं नाम दूंगा, दिस इज एरिया 2, दिस इज एरिया 3। सो टोटल एरिया क्या होगा हमारे पास? टोटल एरिया जो हमारे पास होगा इस केस में, टोटल एरिया हमारे पास होगा A1 माइनस A2 प्लस A3। क्योंकि देखिए A2 किधर? नीचे की ओर। सो ये नेगेटिव एरिया निकलेगा हमारे पास। सो निकालिए एरिया। एरिया कितना होगा? 1, पहले ट्रायंगल का निकालिए। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 1/2 ऑफ बेस, बेस कितनी? 2। क्लियर, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी कितनी दी गई है? 6, हाइट हमारी 6 दी गई है। सो 1/2 ऑफ 2 इंटू 6 माइनस A2 का एरिया निकालिए, इधर से 3। सो ये रेक्टेंगल बन रही है, इधर से 3, इधर से, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 4, यहाँ पे 2, 4 माइनस 2 कितना? 2। अच्छा यहाँ से कितना? 3। सो 2 इंटू 3 यानी कि हमारे पास ट्रायंगल, अच्छा रेक्टेंगल। साथ ही में ये अगेन हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। कितना? यहाँ पे 8 वैल्यू, यहाँ पे 4, 8 माइनस 4 इतना निकलेगा 4, एंड यहाँ से इतना 3। सो 3 इंटू 4 करिए, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 4। सो देखिए 2 ख़त्म। अच्छा यहाँ से 6 माइनस 2 3 4 6 प्लस 3 4 4 12, 6 गया, यहाँ पे 12 आपका आंसर निकल के आया। एंड जो टोटल एरिया यहाँ पे निकला किसका? फोर्स टाइम ग्राफ का। ये किसके बराबर? इम्पल्स का। इम्पल्स किसके बराबर? चेंज इन मोमेंटम। सो आपका आंसर रहेगा 12 न्यूटन सेकंड। क्लियर, आपका आंसर रहेगा 12 न्यूटन सेकंड। समझ में आया होगा किस टाइप से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को करना होता है। क्लियर, ईजिली आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। क्लियर, आई होप सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे हाई लेवल पूछी जाएगी ना, इससे हाई लेवल आपको कभी नहीं दी जाएगी। क्लियर, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट, अ क्रिकेटर कैचेस। क्लियर, देखिए अ क्रिकेटर कैच ए बॉल एफ मैस 150 ग्राम। सो एम हमारा कितना दिया गया है? 150 ग्राम। क्लियर, एम हमारा 150 ग्राम। अच्छा इन 0.1 सेकंड, टी कितना? 0.1 सेकंड। अच्छा विद ए स्पीड ऑफ, स्पीड भी आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। देन ही एक्सपीरियंस फोर्स, यानी कि ये जो बंदा होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड वी नो दैट, अच्छा चलिए पहले इसको SI यूनिट्स में लाते हैं। 150 ग्राम, 150 ग्राम। वी नो दैट 1 kg हमारा कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। सो 1 ग्राम कितना होगा? 10⁻⁻ kg डिवाइड बाई इसको 1000 जब आप करोगे ये निकलेगा हमारा कितना? 0.15 kg। कितना निकलेगा? 0.15 kg। आपको फोर्स निकालना है। सो वी नो दैट, अभी हमने देखा इम्पल्स हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आई कैन राइट इट एज सिंपली m इंटू वी। क्लियर, m इंटू वी या फिर डेल्टा वी रखिए। क्लियर, सो F, और आई कैन राइट इट एज F इंटू टी किसके बराबर होगा? mv के बराबर। देखिए सब कुछ आपको गिवन है। सो F आप लिख सकते हो mv अपॉन टी के बराबर। वैल्यूज़ डालिए, आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा। क्लियर, आपका आंसर निकलेगा m कितना? 0.15, v कितना? 20, t कितना? t हमारा 0.1। क्योंकि सेपरेट से मैं आपके न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, जैसे मैं 12th के अभी करा रहा हूँ उनको मैं सेपरेट न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। आपको मैं टॉपिक वाइज यहीं पे या फिर सब्जेक्ट वाइज या फिर चैप्टर वाइज यहीं पे
ड्यूरिंग लेक्चर ही आपके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। क्लियर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर, कुछ भी नहीं पढ़ना है। नाउ 0.15 इंटू 20, वी नो दैट 2 इंटू 15 कितना होता है 30, बट यहाँ पे 0.15 इंटू 20, सो ये बनेगा हमारा 3 डिवाइड बाई 0.1, 3 डिवाइड बाई 0.1 होता है हमारा 30, सो 30 न्यूटन आंसर आएगा। क्लियर, सो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी लेवल आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्लियर, नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी। अगर बॉडी हमारे पास रेस्ट पे है, लेट इस बॉडी का हमारे पास कुछ मास m है। क्लियर, अब ये मोशन में आई, लेट इसने पहले इनिशियल वेलोसिटी u एक्वायर की एंड कुछ टाइम बाद इसमें वेलोसिटी v आई। सो होगा क्या, इसका मोमेंटम यहाँ पे कितना होगा m इंटू यू, यहाँ पे कितना होगा m इंटू वी। सो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना होगा डेल्टा v, यानी कि फाइनल मोमेंट माइनस यहाँ पे इनिशियल मोमेंट एम यू माइनस एम वी माइनस यहाँ पे एम यू। सो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा पी। क्लियर, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। क्लियर, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा पी। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये हमारा एम यू, ये हमारा डेल्टा पी। क्लियर, सो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है सिंपली जो फोर्स हमारा होता है इट इज़ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो हमारा फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, इट इज़ इक्वल टू या फिर इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, सो आई कैन राइट जो हमारा एफ होता है इट इज़ P अपॉन टी, और वी नो दैट P किसके बराबर, एम वी के बराबर, एम वी अपॉन टी। सो आई कैन राइट इट एज m इंटू वी अपॉन टी। सो m इंटू वी अपॉन टी, वी अपॉन टी किसके बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर। देयरफॉर जो फोर्स हमारा होता है इट इज़ एम ए, और आई कैन से जो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है इट इज़ एफ बाई एम। बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है सेकंड लॉ की। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है सेकंड लॉ की। इसका आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। क्लियर, इसका आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। क्लियर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, 2 मार्क का 3 मार्क का। सो सेकंड लॉ जो हमारे पास है इट गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, फोर्स को निकालते हैं। सो दिस इज सेकंड लॉ, ऑल अबाउट सेकंड लॉ। ये हमें क्या देता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सो इस हिसाब से आप फोर्स लिखोगे। क्लियर, आपके बोर्ड में। अच्छा, कभी कभार देखिए आपको जो फोर्सेस हैं वो आपको वेक्टर कंपोनेंट्स में दिए जाएंगे। क्लियर, ऐसे आपको दिए जाएंगे। क्लियर, ऐसे आपको दिए जाएंगे। एफ इज इक्वल टू, क्लियर, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई, यानी कि वेक्टर फॉर्म में एफ वाई जे। क्लियर, एफ यहाँ पे एफ जड़ के ऐसे आपको फोर्सेस दिए जाएंगे। क्लियर, ऐसे आपको फोर्सेस दिए जाएंगे। क्लियर, सो यहाँ पे जो आपका टोटल फोर्स होगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, याद रखिएगा, दिस विल बी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, यानी कि अगर आपको प्योर मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ से निकालना होगा सो इसके बराबर होगा। क्लियर, इसके बराबर होगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को, इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर, या फिर हम ऐसे भी फोर्स को लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जड़ के, ऐसे भी आपको कभी दिया जा सकता है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मैथ्स हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो ये इक्वेशन भी आपसे दी जा सकती है या फिर ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। क्लियर, एंड जनरली इसी टाइप से आपके बोर्ड में आपसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं इस फॉर्म में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू इतना 6i माइनस 8j प्लस 10k acquires an acceleration of इतना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी इज। सो हमें क्या निकालना है, मास। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, और हमारा जो एम होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बाई ए के बराबर। क्लियर, सो फोर्स निकालिए। आपको फोर्सेस दिए गए हैं किस में, वेक्टर फॉर्म में। सो यू विल राइट जो फोर्स है आपका इट इज़ 6i माइनस 8j प्लस यहाँ पे 10k प्लस यहाँ पे 10k। देखिए इस फॉर्म में आपको दिया गया है, कंपोनेंट फॉर्म में। सो अभी मैंने बोला मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप इस फोर्स का, डायरेक्ट निकालिए। सो वो क्या होगा, 6 स्क्वायर। क्लियर, 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर 8 दिया है कितना, माइनस, सो माइनस 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर, इतना आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकलेगा। 6 स्क्वायर कितना 36 प्लस 8 स्क्वायर कितना 64। क्लियर, क्योंकि माइनस 8 स्क्वायर बनेगा प्लस में। अच्छा, 10 स्क्वायर कितना हमारा 100। सो देखिए ये कितना बनेगा, 36 और 64,
36 और 64 कितना बना, 64 और 670 ये बना 30 को 100, 100 और 100 बना 200। सो √200, √200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 100 लिख सकते हो। एंड 100 का रूट वी ऑल नो दैट किसके बराबर होता है, 10 के बराबर, 10 बाहर अंदर यहाँ पे 2। सो इतना फोर्स आपका निकला फिलहाल। सो फोर्स जो आपका निकला वो निकला 10√2 न्यूटन, 10√2 न्यूटन। अभी आपको मैथ निकालना है, निकालिए मैथ। देयरफॉर जो हमारा मैथ होगा फोर्स अपॉन एरिया। सो 10√2 अपॉन ए, मैं बोल रहा हूँ एरिया, ए मतलब एक्सेलरेशन कितनी दी है, एक्सेलरेशन 1। सो 1, सो 10√2 अपॉन आपका वैल्यू होगा किसमें, केजीज में। क्लियर, 10√2 आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा, बस सिंपल न्यूमेरिकल्स इसी टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये मैं आपको नीट के क्वेश्चन ही यहाँ पे करा रहा हूँ। एंड इसी टाइप से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट भी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे नहीं निकल सकता, काफ़ी ईजीएस्ट एग्ज़ाम है आज की डेट में अगर आप देखो। क्लियर, बट मेन चीज़ है आज के टाइम पे फोकस। क्लियर, जो बच्चा अच्छे से फोकस करेगा वो नीट को अच्छे से निकालेगा। एंड नीट इज़ नॉट दी ओनली थिंग, इट इज़ नॉट दी लाइफ। क्लियर, नीट चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ, उसके बाद आप ये सोचो कि आपकी लाइफ सेटल होगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता है। यू विल फेस चैलेंजेस एट एवरी स्टेप। चाहे आप कितना भी आगे बढ़ो, आप कितने भी बड़े बनो, क्लियर, आपको चैलेंजेस उस प्रोफेशन में भी या फिर उस लाइफ के मुकाम में भी फेस करना होगा। मेन थिंग इज़ फोकस। आप कितना फोकस कर रहे हो, क्लियर, आप सोशल मीडिया से कितना दूर रह रहे हो आज की डेट में। एंड आज के बच्चों को ज़्यादा चुल लगी हुई है कि हम रील्स बनाएंगे, ये करेंगे, रातों रात अमीर बनेंगे, 21 दिन में पैसा डबल। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी होती है, फिर उसके बाद आप पैसे ईजीली कमा सकते हो। क्लियर, मैं आज की डेट में पैसा कमाना ईजी है, बट किन के लिए, जिन्होंने पहले उसके लिए एफर्ट्स लगाए हुए होते हैं। क्लियर, सो कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशली अगर मैं नीट की बात करूं, आज की डेट में काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं प्रीवियस 10 या 15 साल पहले जाऊं। क्लियर, नोट लगाइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स। क्लियर, सेकंड लॉ डिफाइंस प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स। बिल्कुल, जो सेकंड लॉ हमारे पास होता है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, मोमेंटम एंड इम्पल्स को। सेकंड लॉ ही हमारा रियल लॉ होता है फोर्स का। क्लियर, सेकंड लॉ ही हमारा रियल लॉ होता है फोर्स का। क्लियर, रियल लॉ होता है हमारा फोर्स का। अच्छा, वापस मैं जाऊँगा, वेट ए सेकंड। इम्पल्स अभी हमने निकाला, इम्पल्स हमने क्या लिखा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एंड ये भी मैंने आपको बोला था, ध्यान में आ गया। एंड ये भी मैंने आपको बोला, जब हम एरिया निकालते हैं करूँ में, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या मैं इम्पल्स को ऐसे लिख सकता हूँ, इम्पल्स इज इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, ये मैं भूल गया था, इसको भी लिखेगा, इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी टी। इंटीग्रल का मतलब ही होता है बेसिकली एरिया निकालना। क्लियर, जब आपको एरिया निकालना होगा अंडर दी करू, आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, बार बार मैंने आपको बोला था। क्लियर, नाउ अच्छा, सो ये दो नोट्स आपने लगाए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, क्लियर, वाइल कैचिंग ए बॉल, क्लियर, कैचिंग अ बॉल में आपने देखा होगा, क्लियर, आप क्या करते हो, आप बॉल को अपने पास आने देते हो। अगर आप यहीं से अपने हैंड्स बॉल की तरफ ले जाओगे, आप कभी भी बॉल को कैच नहीं कर पाओगे। आप अपने तरफ बॉल को आने देते हो, आप जेंटली अपने हैंड्स को लोअर करते हो। क्लियर, यहाँ पे इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। क्लियर, देन चाइना वार्स, यहाँ पे लिखिएगा चाइना वार्स, WARES, इनकी बर्तन, जो चाइनीज़ बर्तन होते हैं हमारे पास। क्लियर, अगर आप इनको ऐसे क्लियर फ्लोर पे गिराओगे, ये चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए इनको क्या किया जाता है, दे आर रैपड। क्लियर, किन में रैपड होते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई बॉक्स वगैरह, इसमें ये रखे हुए होते हैं। अगर बॉक्स नीचे भी गिरें, सो इसमें जो बर्तन होंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ग्राउंड को हिट करने में। क्लियर, सो अगेन इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर, अच्छा, कार, ट्रक्स एक्स्ट्रा आर प्रोवाइड विथ स्प्रिंग सिस्टम टू प्रिवेंट जर्क। क्लियर, जर्क। क्लियर, अच्छा, देन इन केस ऑफ हाई जंप कुशन्स आर प्रोवाइडेड। क्लियर, आपने हाई जंप देखा होगा, कोई बंदा ऊपर से नीचे छलांग मारता है, यहाँ पे कुशन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये बंदा डायरेक्टली ग्राउंड को हिट ना करें, इसकी हड्डियों का सूरमा बन जाएगा अदरवाइज। सो इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। क्लियर, सो दीज आर ऑल अगेन दी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर, नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर, इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा,
अगर इस लॉ की हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टर्स ऑन 2 और मोर बॉडीज देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए क्लियर, लेट मेरे पास 2 बॉडीज हैं, लेट वी हैव 2 बॉडीज, ये आप लिखोगे 2 बॉडीज विच कोलाइड एज शोन। क्लियर, जो कोलाइड करेंगे एज शोन है कि इनमें क्या होगा? कोलिजन होगा। क्लियर, एज शोन। देखिए यहाँ पे लिखोगे आप बिफोर कोलिजन, चाहे आप पहले लिखो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखोगे बिफोर कोलिजन। ये जो बॉडी है, क्लियर, लेट इसका नाम है ए, इस बॉडी का नाम है बी। ये बॉडी का मास है मेरे पास m1 एंड इस बॉडी का मास है मेरे पास m2। जो ए बॉडी है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 एंड जो बॉडी बी है ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u2। क्लियर, बिफोर कोलिजन। देन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, दिस इज फिगर एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, सो इन दोनों के बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच कोलिजन होगा। क्लियर, आफ्टर कोलिजन लेट ये बॉल इधर की ओर जाएगी, ये बॉल इधर की ओर जाएगी। क्लियर, ये बॉल इधर की ओर जाएगी आफ्टर कोलिजन। देयरफॉर आफ्टर कोलिजन दी बॉडीज में अलग वेलोसिटी आएगी। अब कौन सी वेलोसिटीज आएंगी? फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। सो आप लिखोगे दिस इज आफ्टर कोलिजन। क्लियर, आफ्टर कोलिजन ये मैच तो m1 ही रहेगा, इसका मैच तो m2 ही रहेगा एंड ये बॉडी अब वेलोसिटी v1 से मूव करेगी, ये बॉडी भी अब वेलोसिटी v2 से मूव करेगी। क्लियर, एंड सिमिलरली अगर आप इनका मोमेंटम निकालो, क्लियर, pa आप लिखोगे, क्लियर, pa आप लिखोगे m1 u1। सिमिलरली मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी b, pb आप इसको नाम दोगे, pb आप लिखोगे m2 u2। आफ्टर कोलिजन देखिए मोमेंटम क्या होगा, इसको लिखिए pa डैश कितना होगा? ये होगा m1 v1। सिमिलरली बॉडी बी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? pb डैश, ये कितना होगा? m2 v2। क्लियर, m2 v2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहता है? जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि हम बोलेंगे मोमेंटम, ऐसे लिखेंगे आप मोमेंटम, बस इतना ही लिखना, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना? बॉडी ए का pa प्लस बॉडी बी का कितना? pb। बॉडी आफ्टर कोलिजन, बॉडी ए का मोमेंटम कितना? pa डैश, बॉडी बी का मोमेंटम कितना? pb डैश। सो वैल्यूज डालिए, दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो ये आप यहाँ पे रखोगे, यानी कि जो हमारा टोटल मोमेंटम होता है, क्लियर, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बेसिकली ये क्या रहता है हमारा? ये हमारा कांस्टेंट रहता है। क्लियर, ये हमारा कांस्टेंट रहता है। नाउ इंपॉर्टेंट नोट अगेन जो आप यहाँ पे लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। क्लियर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स बिटवीन ऑन 2 और मोर बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। एंड इट इज आल्सो गवर्न्ड बाय सेकंड लॉ। क्लियर, इट इज आल्सो गवर्न्ड बाय सेकंड लॉ। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर, इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। फॉर एग्जांपल ये मास m है इस बॉडी का, ये आ रही है, ये इस पे यहाँ पे एक्शन दे रही है। क्लियर, किस पे? यहाँ पे टेबल पे। अब जो टेबल क्या करेगा? अब ये बॉल ऐसे आई इस सरफेस के ऊपर, क्लियर, टेबल के ऊपर। अब जो टेबल है ये इसको यहाँ से रिएक्शन देगा। क्लियर, इसने एक्शन किया टेबल के ऊपर, अब टेबल इसको रिएक्शन देगा। इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर, इक्वल एंड अपोजिट। फाइनली ये बॉल इधर की ओर जाएगी, ऊपर वापस। क्लियर, सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, वॉकिंग हो गई। क्लियर,
वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर फ्रिक्शन से हमारे पास, क्लियर, फ्रिक्शन की आगे हम बात करेंगे। स्विमिंग अगेन पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ। अच्छा, मैन जंपिंग आउट ऑफ बोट, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी एक मैन बोट से बाहर जंप करता है, बोट पीछे की ओर जाती है, ऑब्जेक्ट या फिर बंदा बाहर, ये आगे की ओर आता है। देन रिकॉइलिंग ऑफ गन, रॉकेट प्रपल्शन, दीज आर अगेन दी एप्लीकेशंस ऑफ यहाँ पे थर्ड लॉ, दीज आर अगेन एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। इनके ऊपर हम आते हैं। देखिए रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या होता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन में लेट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट, क्लियर, लेट मेरे पास कैपिटल वी जो है इट इज़ रिकॉइलिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैकवर्ड। स्मॉल वी जो है, स्मॉल वी इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। कैपिटल एम क्या है, मैस ऑफ गन। स्मॉल एम क्या है, मैस ऑफ बुलेट। सो मेरे पास गन होगा, इसमें क्या है, गोली, यहाँ पे इसको गोली मानिए, इसका जो मैस होगा इट विल बी स्मॉल एम, इसकी जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी स्मॉल वी, क्लियर। एंड गन जो मेरे पास है इसका जो मैस होगा एम। एंड यू नो दैट जब हम गन से फायर शॉट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो गन है ये पीछे की ओर आता है, ऐसे आता है, यानी कि आपको झटका देता है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग। सो जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है, लेट दिस इज वी, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, बिल्कुल गोली इधर जाती है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। नो, यही आप लिखेंगे, यही आप अपने एग्जाम में, सो आप लिखोगे, इस इक्वेशन पे अभी मत जाइए, इस इक्वेशन पे बाद में आऊँगा मैं, क्लियर। आप लिखोगे लेट, क्योंकि आपसे ये डेरिवेशन भी पूछता है, क्लियर। लेट कैपिटल वी इज रिकॉइलिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैकवर्ड। स्मॉल वी इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। कैपिटल एम इज मैस ऑफ गन। स्मॉल एम इज मैस ऑफ बुलेट। अब आप लिखोगे टोटल मोमेंटम, ऐसे आप लिखना, अब टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर, फायर करने के पहले होगा किसके बराबर, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। देयरफॉर जो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हमारे पास होगा वो होगा कैपिटल एम इंटू वी, क्लियर, प्लस यहाँ पे स्मॉल एम इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर, इज इक्वल टू ज़ीरो। और आप यहाँ पे लिखोगे एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, और यहाँ से आप निकाल सकते हो रिकॉइलिंग वेलोसिटी दैट इज कैपिटल वी। सो इसको स्मॉल वी लिखिएगा, दिस इज स्मॉल वी। सो आप कैपिटल वी निकाल सकते हो यहाँ पे, दिस इज कैपिटल वी, दिस इज स्मॉल वी। सो कैपिटल वी निकालिए, कैपिटल वी निकलेगा माइनस एम इंटू स्मॉल वी डिवाइडेड बाई यहाँ पे एम डिवाइड बाई नीचे कैपिटल एम। ये हमारे पास निकल के आती है रिकॉइलिंग वेलोसिटी कैपिटल वी, क्लियर, कैपिटल वी। स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो इस इक्वेशन का भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी आपके बोर्ड में डेरिवेशन ऐसे पूछी जाएगी एंड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, क्लियर। दिस इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। नेक्स्ट रॉकेट प्रपल्शन, क्लियर, रॉकेट प्रपल्शन। अब देखिए जो हमारे पास रॉकेट होता है, क्लियर, जो हमारे पास रॉकेट होता है, क्लियर, रॉकेट जो हमारे पास होता है, रॉकेट, यू ऑल नो दैट रॉकेट जो होता है इसमें हमारे पास फ्यूल वगैरह लगा हुआ होता है, एंड इस फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं सो इसकी इग्निशन जब होती है सो ये पीछे की ओर हमें फोर्स देता है, एंड उस फोर्स के कारण जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर जाता है, क्लियर, वो ऊपर की ओर जाता है, क्लियर। एंड इसी को हम बोलते हैं बेसिकली रॉकेट प्रपल्शन, क्लियर। अब यहाँ पे आप लिखोगे इसकी डेरिवेशन में भी या फिर इसकी इक्वेशन में भी लेट, ऐसे लिखना आप, ऊपर फिलहाल आप भूलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखेंगे लेट अपने बोर्ड में, लेट एफ इज इक्वल टू थ्रस्ट, क्लियर, एफ इज इक्वल टू थ्रस्ट, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यानी कि एफ क्या है, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, डी एम बाई डी टी इज रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्लियर, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, एंड डी एम क्या है, मैस, टी क्या है यहाँ पे, टाइम, क्लियर, एम क्या है, मैस किसका, फ्यूल का, टी क्या है, टाइम। देयरफॉर डी एम बाई डी टी का यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकंड, डी एम बाई डी टी का यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकंड। सो हमारे पास देयरफॉर वी नो दैट, अच्छा अब आप लिखोगे लेट, इतना लिखा आपने, एफ इज इक्वल टू थ्रस्ट, वी इज वेलोसिटी, डी एम बाई डी टी इज रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब आप लिखोगे वी नो दैट जो फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ डी पी बाई डी टी, क्लियर, फोर्स जो हमारे पास होता है इट इज़ डी पी बाई डी टी, और आप लिखोगे जो फोर्स होता है इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, यानी कि मैस इंटू वेलोसिटी, क्लियर, मैस इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को बाहर निकालिए क्योंकि रेट किसका चेंज हो रहा है, मैस का।
सो आप लिखेंगे यहाँ पे फोर्स हमारा जो होगा या फिर थ्रस्ट हमारा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू VdM/dt, एंड यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, जो थ्रस्ट या फिर फोर्स लगता है रॉकेट के ऊपर वो कितना लगता है, इट इज़ VdM/dt। सो इसकी डेरिवेशन आप ऐसे करोगे, इतना आप लिखोगे। क्लियर, लेट F इज इक्वल टू थ्रस्ट से देन इतना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए ए मैन फायर्स, क्लियर, अच्छा इक्वेशन इसको ध्यान में रखिए, ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। रॉकेट प्रपल्शन के लिए वो इक्वेशन थी एंड दिस इज रिकॉइलिंग के लिए। नाउ क्वेश्चन पे आइए। देखिए ए मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। क्लियर, बुलेट, क्लियर, यानी कि बुलेट जो हमारे पास है स्मॉल m, इसका मास कितना 200 ग्राम। इसको कन्वर्ट करिए किसमें, kg में। सो डिवाइड बाय 1000 करिए, ये हमारे पास आएगा 0.2 kg। क्लियर, अच्छा एट ए स्पीड ऑफ ए मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ, बुलेट की स्पीड स्मॉल v कितना 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, देन द गन इज 1 kg। सो कैपिटल M इसने कितना दिया है 1 kg। बाई वट वेलोसिटी गन रिबाउंड्स बैक। सो आपको कैपिटल V निकालना है, निकालिए। सो कैपिटल V आपको निकालना है। कैपिटल V जो हमारा होता है अभी हमने देखा माइनस टाइम स्मॉल v, माइनस इंडिकेट करता है डायरेक्शन को बस। क्लियर, माइनस MV अपॉन कैपिटल M। सो माइनस M कितना यहाँ पे माइनस 0.2, स्मॉल v कितना इंटू 5, कैपिटल M कितना 1। देखिए 0.2 इंटू 5, 0.2 इंटू 5 जब आप करोगे यानी कि 0.2 इंटू 5 वो आपका निकलेगा 1, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर निकलेगा दैट इज़ -1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकंड। फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकंड। kg पर सेकंड, अभी मैंने आपको बोला kg पर सेकंड किसका यूनिट होगा, dm/dt का। सो आपको गिवन है बेसिकली, सॉल्यूशन आप लिखोगे गिवन dm/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना 1 kg पर सेकंड आपको गिवन है। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद ए वेलोसिटी ऑफ कितना 60 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर, 60 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपको दी गई है 60, बट किसमें किलोमीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर सेकंड में आपको बोल रहा है दिस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू, आपको थ्रस्ट या फिर फोर्स निकालना है एंड वी नो दैट एफ जो हमारा होता है इट इज़ V dm/dt, बट न्यूटन में निकालना है, इट इज़ किलोमीटर पर सेकंड। आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो मीटर पर सेकंड में करिए, 1 किलोमीटर हमारा होता है 10⁻³ मीटर। सो इसको करिए आप 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड आप इसको लिख सकते हो। दिस इज यहाँ से ये रफ, सो इसको आप लिख सकते हो 60 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। क्लियर, किसको वेलोसिटी को। नाउ निकालिए आंसर। सो दिस विल कम आउट टू बी 60 इंटू 10⁻³ इंटू dm/dt का वैल्यू कितना 1। सो 60 इंटू 10⁻³ यानी कि 60, 1 2 3 4 0 हमारे पास। क्लियर, 4 0 हमारे पास, 6 और 4 0 न्यूटन हमारा आंसर रहेगा। क्लियर, 6 और 4 0 ढूंढिए, बिल्कुल 6 और 4 0 हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे न्यूटन में। आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से आपके बोर्ड में, आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही लेवल आपके बोर्ड में भी रहने वाली है अगर आपसे हार्ड पेपर पूछा जाए। क्लियर, यही लेवल। लास्ट टॉपिक इज हियर बॉल हिटिंग ए वॉल। क्लियर, अगेन क्लियर, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे, या फिर कंसिडरेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन है यहाँ पे। देखिए पहले मैं आपको समझाऊंगा। व्हेन बॉल हिट इज नॉर्मली, व्हेन बॉल हिट इज नॉर्मली, क्लियर, यानी कि एक बॉल क्या करती है नॉर्मली किसी वॉल को हिट करती है। क्लियर, फिर हम देखेंगे एट एन एंगल। ये बॉल आई, क्लियर, ये बॉल आई, लेट इसकी जो इसमें जो वेलोसिटी है इट इज़ v, इसका जो मास है m, ये लेट ये वेलोसिटी v से आ रही है एंड इसने इसको यहाँ पे हिट किया वॉल को एंड फिर वापस लेट इसी वेलोसिटी v से आ रही है। क्लियर, या फिर किसी और वेलोसिटी u, कुछ भी आप बोलिए। सो इस कंडीशन में आपको सिंपली चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और कुछ नहीं। क्लियर, इस कंडीशन में आपको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना होता है। क्लियर, एंड लेट अगर ये वेलोसिटी u है, दिस इज v, सो आप बोलोगे दिस विल बी mv माइनस mu। क्लियर, mv माइनस u इस कंडीशन में। क्लियर, mv माइनस mu, बट याद रखिएगा ये जो
एम एम वी होगा इस कंडीशन में, दूसरा एम वी वो आपका नेगेटिव होगा। क्लियर, अगर ये फाइनल वेलोसिटी वी है वो आपकी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। या फिर आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। क्लियर, कुछ भी, चाहे आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल लिखो या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, आपके क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेन जो आपको यहाँ पे सीखना है, इट इज़ बॉल हिटिंग ए वॉल एट एन एंगल। सो अगर नॉर्मली आए, सिंपली आपको वही चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। बट अगर अब ये आपका नॉर्मल है, क्लियर, ये आपका नॉर्मल है। अब अगर बॉल किसी एंगल पे आ रही है, बॉल अगर किसी एंगल पे आ रही है, यहाँ पे हिट कर रही है एंड हिट करने के बाद इधर जा रही है। क्लियर, एंड याद रखिएगा जब आपको ये वाला एंगल दिया जाए, ये एंगल आपको थीटा दिया जाए या फिर ये एंगल, क्योंकि अगर वो थीटा है ये भी थीटा है, सो इस कंडीशन में आपको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम निकालो। क्लियर, सो लेट यहाँ पे हमारे पास बॉल है, क्लियर, लेट यहाँ पे बॉल है एंड लेट इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ वी, हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ वी। क्लियर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे देयरफॉर, एक इधर की ओर, एंड अगर ये कंपोनेंट थीटा हमारा है, क्लियर, अगर ये कंपोनेंट हमारा थीटा है यहाँ पे, देयरफॉर ये भी क्या होगा, ये भी हमारा थीटा होगा। क्लियर, ये भी हमारे पास फिर थीटा होगा। सो कंपोनेंट्स आप लिखेंगे, दिस विल बी वी साइन थीटा एंड ये कंपोनेंट क्या होगा हमारा, वी कॉस थीटा। क्लियर, वी कॉस थीटा। सिमिलरली जब बॉल यहाँ पे आएगी, उसके बाद बॉल किधर जा रही है, इधर की ओर, देयरफॉर अगेन इसमें दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। क्लियर, दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक इधर क्योंकि ये वेलोसिटी वी से इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर। अगर ये थीटा यहाँ पे है, देयरफॉर ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस थीटा, एंड ये कितना होगा, वी साइन थीटा। क्लियर, वी साइन थीटा। एंड अगर आप इनके साथ मोमेंटम भी लगाओ, आप बोलोगे एम वी साइन थीटा, एम वी कॉस थीटा। क्लियर, एम वी कॉस थीटा, एम वी साइन थीटा, कुछ नहीं। सो अब देखिए, अब आपको टोटल मोमेंटम निकालना है। क्लियर, सो अब आपको टोटल मोमेंटम निकालना है। सो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन थी, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन थी, ये नॉर्मल एंड ऐसे आपको दिया गया था। क्लियर, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा आपको गिवन था। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। देखिए चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम। क्लियर, देखिए वी नो दैट जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है इट इज़ एम डेल्टा वी। सो आप इसको लिख सकते हो एम वी टू माइनस वी वन। क्लियर, एम वी टू माइनस वी वन यहाँ पे। क्लियर, एम वी टू माइनस वी वन। अच्छा, निकालिए। अगर आप एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग देखोगे, क्लियर, अगर आप एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मोमेंटम देखोगे, सो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वी साइन थीटा एंड वी साइन थीटा, एक वी साइन थीटा इधर, दूसरा वी साइन थीटा इधर। क्लियर, सो देखिए, सो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी एम वी साइन थीटा, फिर माइनस, फिर क्योंकि दूसरा एम वी साइन थीटा, देखिए दूसरा वी साइन थीटा इधर आ रहा है, यानी कि एम वी साइन थीटा। क्लियर, यानी कि डायरेक्शन को चेंज करा है। देयरफॉर आई विल राइट नेगेटिव टाइम्स एम वी साइन थीटा एंड टोटल मोमेंटम जो होगा दिस विल बी माइनस एंड माइनस प्लस बनेगा, ये बनेगा टू एम वी साइन थीटा। क्लियर, दिस इज टू एम वी साइन थीटा, दिस विल बी मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। एंड अगर आप अलॉन्ग वाई देखोगे, अलॉन्ग वाई जो मोमेंटम आपका होगा वो बेसिकली यहाँ पे जीरो होगा। क्लियर, वो बेसिकली यहाँ पे जीरो होगा। क्यों? देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। वी कॉस थीटा इधर, ये वाला वी कॉस थीटा भी इधर। सो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम क्या निकलेगा वाई डायरेक्शन में, सो वो निकलेगा एम वी कॉस थीटा माइनस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ये फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे, दूसरा भी पॉजिटिव एम वी कॉस थीटा। सो एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा कितना, जीरो। सो डेल्टा पी वाई कितना, जीरो। सो टोटल मोमेंटम जो निकलेगा आपका इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में, इट इज़ टू एम वी साइन थीटा। देयरफॉर क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या होगा, पी एक्स प्लस वी वाई, सो दिस इज टोटल मोमेंटम टू एम वी साइन थीटा। याद रखिएगा, टू एम वी साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, फिर जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के ऊपर एक और कंडीशन लास्ट, यहाँ पे लास्ट वाली कंडीशन। अब अगर आपको ऐसे कंडीशन दी गई हो, अब अगर आपको ऐसे कंडीशन दी गई हो, ये आपका नॉर्मल एंड आपको देंगे ये बॉल आ रही है। क्लियर, ये बॉल आ रही है। क्लियर, ये बॉल, ओ यार, ये बॉल ऐसे आ रही है
एंड फिर ऐसे जा रही है, क्लियर, ये बॉल ऐसे आ रही है विद वेलोसिटी v, फिर इधर वेलोसिटी v से जा रही है। अब आपको अगर एंगल ये दिया जाए सो इस कंडीशन में अगेन हमारा मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है, क्लियर। अगर आपको ये एंगल दी जाए सो इसको बनाइए। अब मैं इसको अलग से बनाता हूँ, क्लियर। सो ये हमारे पास गिवन है वॉल एंड ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे, ये यहाँ से आ रही है बॉल, यहाँ पे आई फिर यहाँ को गई, क्लियर। ये एंगल थीटा, ये एंगल अगेन हमारा थीटा एंड ये वेलोसिटी v। सो बोलिए कितना मोमेंटम होगा, देयरफॉर ऐसे बनाएंगे हम। यहाँ पे भी दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इस पॉइंट पे भी, क्लियर। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा, देयरफॉर ये ऊपर वाली एंगल भी थीटा होगी, क्लियर। ऊपर वाली एंगल भी थीटा होगी, क्लियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो आप लिख सकते हो ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा इस बार, क्लियर। ये होगा v sin थीटा, सिमिलरली ये होगा v sin थीटा, क्योंकि ये क्या होगा, ये कंपोनेंट v cos थीटा, क्योंकि यहाँ के अलॉन्ग क्या है, थीटा हमारे पास। इस हिसाब से आप निकालोगे। सो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो मोमेंटम अलॉन्ग डेल्टा पी एक्स वो कितना होगा एक्स डायरेक्शन के लिए। देखिए v cos थीटा भी इधर, दूसरा v cos थीटा इधर, क्लियर। सो टोटल मोमेंटम यहाँ पे क्या बनेगा, वो बनेगा mv cos थीटा माइनस दूसरा वापस आ रहा है ना ये, सो ये बनेगा माइनस mv cos थीटा। सो टोटल कितना बनेगा एक्स के अलॉन्ग टुवाइस mv cos थीटा, टुवाइस mv cos थीटा। सिमिलरली y के अलॉन्ग देखिए डेल्टा पी वाई दोनों, देखिए ऊपर वाला कंपोनेंट v sin थीटा इधर, नीचे यहाँ पे v sin थीटा इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो mv sin थीटा माइनस यहाँ पे mv sin थीटा एंड दिस विल कम आउट टू बी 0, क्लियर। सो हमारा y कंपोनेंट यहाँ पे 0, देयरफॉर जो टोटल मोमेंटम होगा वो होगा हमारी x डायरेक्शन के अलॉन्ग, इट इज़ mv cos थीटा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो इस कंडीशन में 2mv cos थीटा। चलिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, फिर अपने सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये एंगल आपको दिया गया है इनसाइड वाला। सो अभी मैंने आपको समझाया, अगर आपको अंदर वाला एंगल दिया जाए, अगर आपको अंदर वाला एंगल दिया जाए, ये बाहर वाला हमने लिया, फिर हमने ये अंदर वाला लिया। सो इस कंडीशन में जो आपका मोमेंटम होता है इट इज़ 2mv cos थीटा, क्योंकि आपको अंदर वाला एंगल दिया गया है। सो डायरेक्ट आप लिखोगे जो मोमेंटम होगा हमारा वो होगा 2mv cos थीटा, क्लियर। जो मोमेंटम होगा हमारा वो कितना होगा 2mv cos थीटा। वैल्यूज़ आप डालेंगे, सो 2 अच्छा m आपको ऐसे ही दिया गया है, m का ही वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, 2mv v क्या आपको दिया गया है, नहीं, v का भी वैल्यू नहीं दिया गया है। कॉस अच्छा एंगल कितना है 60 इंटू कॉस 60, 2mv cos 60। सो 2 इंटू m इंटू यहाँ पे v cos 60 होता है 1/2, cos 60 हमारा होता है 1/2, 2 और 2 गया, हमारा आंसर निकला mv, क्लियर, हमारा आंसर निकला mv। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली ए रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v। सिंपल है, वही पहला जनरल वाला केस। सो ऐसे आ रही है बॉल हमारी, क्लियर, जिसका मास है कैपिटल M विद वेलोसिटी v आ रही है एंड बाउंसेस बैक विद सेम वेलोसिटी, एंड इसी सेम वेलोसिटी से वापस जा रही है, क्लियर। आप बोलिए टोटल मोमेंटम हमारा कितना होगा, क्लियर। टोटल मोमेंटम आप निकालोगे, क्लियर, सिंपली आप इस कंडीशन में भी अगेन अपना टोटल मोमेंटम निकालोगे, क्लियर। आप अपना टोटल मोमेंटम निकालोगे एंड टोटल मोमेंटम इस कंडीशन में आपको क्या निकालना होता है, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा आपको क्या करना होता है, डेल्टा पी हमारे पास होता है m इंटू डेल्टा पी हमारे पास होता है m डेल्टा या फिर डेल्टा वी, m डेल्टा वी, या फिर आप लिखोगे जो आपका मोमेंटम होगा वो होगा इनिशियली mv, फिर माइनस, फिर यहाँ पे ये वापस आ रही है, सो इसका नेगेटिव mv, क्लियर, इसका नेगेटिव mv, क्योंकि ये है फार्मूला का माइनस यहाँ पे, फिर ये वापस सेम वेलोसिटी v से आ रही है, देयरफॉर mv माइनस इंटू mv माइनस, सो वो बनेगा प्लस, प्लस और प्लस बनेगा 2 टाइम्स mv, सो 2 टाइम्स mv हमारा आंसर रहेगा, क्लियर, इस केस में। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद दोगे कमेंट सेक्शन में, क्लियर। पहला क्वेश्चन, ये अलग अलग जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, आपका एसएससी हो गया या फिर केएस हो गया। देखिए जॉब एग्ज़ाम में जब आप जॉब एग्ज़ाम के लिए जाते हो, क्लियर, आज के 3, 4 साल 5 साल बाद जब आप जाओगे आपको नीट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उन एग्ज़ाम्स में आपको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ,
क्लियर, ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, इसलिए वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में दिए जा सकते हैं। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 देखिए। क्लियर, अच्छा, द रियल ऑफ मोशन इज रिकॉइलिंग ऑफ गन इज द एप्लीकेशन ऑफ वॉकिंग बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू द फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, देन which of the following pair have same units? The equation F is equal to ma is derived from a body is at rest will continue to be at rest and a body in motion will continue to be at rest. ये मोशन, ये किसकी स्टेटमेंट है? इनका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे। सो थैंक यू ऑल। मिलेंगे हम पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कवर करेंगे फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन को। क्लियर, एंड देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। क्लियर, थैंक यू ऑल।